दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, जो कि लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के 66 टॉपिकों में से पहला ही टॉपिक है, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो दोस्तों मानव भूगोल आप सभी जानते हैं कि भूगोल की एक शाखा है और भूगोल की दो शाखाएँ हैं, पहली भौतिक भूगोल, दूसरी मानव भूगोल। यानी भूगोल की कितनी शाखाएँ हैं? दो। और आज हम पढ़ने वाले हैं मानव भूगोल के बारे में। तो शाखाओं की बात कर लेते हैं। तो भूगोल की शाखाएँ हैं वो दो है, पहली भौतिक भूगोल और दूसरी कौन सी है हमारी? मानव भूगोल। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भूगोल का जनक कौन है। तो भूगोल का जनक है वो हिकेटियस। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जो आपको याद रखना है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो हिकेटियस को। और ऐसी बात करें भौतिक भूगोल के पिता की या जनक की, तो पोलेडोनियन को कहा जाता है। किसका जनक? भौतिक भूगोल का, पोलेडोनियन। और इसी प्रकार देखें तो मानव भूगोल का जनक है वो फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है, फ्रेडरिक रेटजेल। और आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल के बारे में। तो दोस्तों ये था कि मानव भूगोल का जनक है वो किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को। तो याद रख लेना दोस्तों, भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है, भौतिक भूगोल का जनक पोलेडोनियन को कहा जाता है, मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। अब हम बात करेंगे मानव भूगोल के बारे में। तो मानव भूगोल की परिभाषाएं दी गई है विद्वानों के द्वारा, वो हम नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो सभी परिभाषाएं हैं मैंने नोट्स में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, यानी जो PDF है वो, और भी इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से विद्वान ने मानव भूगोल की क्या क्या परिभाषाएं दी है, वो आप देख सकते हैं। और हम आज पढ़ेंगे सीधे ही मानव भूगोल के विषय क्षेत्रों के बारे में। तो देखते हैं मानव भूगोल के विषय क्षेत्र और परिभाषाओं के बारे में। आपको दोस्तों बता देता हूँ कि बहुत से विद्वानों ने परिभाषाएं दी है, जैसे फ्रेडरिक रेटजेल की है, एलन सैम्पल की है, डिकेन और पिट्स की है, या बात करें पोल विडाल डी लाब्लांस की है जो फ्रांस के थे। यानी इस प्रकार परिभाषाएं दी गई है। अल्बर्ट डिमांजिया की है। वो सभी परिभाषाएं हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको PDF दे दिया है, नोट्स है इस टॉपिक के, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं मानव भूगोल के विषय क्षेत्र। यानी मानव भूगोल में हम जब पढ़ते हैं तो मानव भूगोल में हम मानव का अध्ययन करते हैं, तो किस प्रकार करते हैं, तो विषय क्षेत्र क्या रहने वाले हैं। तो अगर हम किसी क्षेत्र की बात करें तो उस क्षेत्र में अगर हम अध्ययन करेंगे तो पहले हम क्या करते हैं? जनसंख्या। अगर मानव की दृष्टि से देखें तो हम किसी क्षेत्र में देखते हैं जनसंख्या, तो पहला विषय क्षेत्र। उसके बाद में हम देखते हैं वहाँ का प्राकृतिक संसाधन। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन, यानी किसी क्षेत्र में हम देखते हैं तो मानव के विषय क्षेत्रों की बात करें तो कोई भी क्षेत्र मान लीजिए, उसमें हम पहले क्या देखते हैं? जनसंख्या देखते हैं। अगर इसके बाद में देखें, क्योंकि जनसंख्या किस पे डिपेंड है? प्राकृतिक संसाधनों पे, तो हम प्राकृतिक संसाधनों को देखते हैं, यानी खनिज वगैरह क्या कितने हैं उस क्षेत्र में। इसके बाद में देखिए जनसंख्या है, इस प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करेगी और क्या कर देगी? एक प्राकृतिक वातावरण तैयार कर देगी या एक सांस्कृतिक वातावरण तैयार कर देगी। तो वो हो गया हमारा तीसरा इसका क्षेत्र, प्राकृतिक वातावरण या सांस्कृतिक। यानी मानव द्वारा प्रकृति का उपयोग करके क्या किया जाता है? भवन निर्माण कर लिए जाते हैं, सड़कें बनाई जाती है, उद्योग धंधे स्थापित कर लिए जाते हैं, वो सांस्कृतिक वातावरण। अगर चौथा देखें तो प्रादेशिक संगठन। प्रादेशिक संगठन यानी इसमें हम प्रादेशिक संगठन में क्या देखते हैं कि कितने लोग, जनसंख्या। यानी प्रादेशिक संगठन में क्या देखते हैं? यानी उस प्रदेश की जो संगठन किस प्रकार है, उसमें मैदान है, पठार है, पर्वत है, इस प्रकार जो प्रादेशिक संगठन देखते हैं। और पांचवा है वो कालिक अनुक्रम। यानी आप दोस्तों देख सकते हैं कालिक अनुक्रम देखते हैं, यानी ये छठा इसका विषय क्षेत्र है। कालिक अनुक्रम क्या है दोस्तों? आप जानते हैं मानव और प्रकृति का संबंध है वो हमेशा स्थिर नहीं रहता है, वो गतिशील रहता है। कभी बाढ़ आ जाती है, ठीक है दोस्तों, कभी कोई और प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, तो इस प्रकार हम अध्ययन करते हैं, वो कालिक अनुक्रम है। ठीक है दोस्तों। और छठा है दूसरे प्रदेशों के साथ संबंध। दूसरे प्रदेशों के साथ संबंध, यानी एक प्रदेश का दूसरे के साथ कैसा संबंध है वो भी देखा जाता है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में, यानी दूसरे प्रदेशों के साथ संबंध। अब हम दोस्तों बात करेंगे कि मानव भूगोल का अध्ययन की दृष्टि से मानव भूगोल को 3 भागों में बांटा जाता है। यानी मानव भूगोल का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसका जो विकास के बारे में हम बात करते हैं, मानव भूगोल का विकास, तो मानव भूगोल के विकास को
अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटते हैं हम मानव भूगोल के विकास को? अगर हम बांटना चाहें अध्ययन की दृष्टि से तो हम इसे 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला है हमारा प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल, इसके अलावा आधुनिक काल। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों कि मानव भूगोल के विकास को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में आप दोस्तों जानते हैं प्रकृति की प्रधानता थी, मानव है वो प्रकृति पर डिपेंड था और तकनीकी विकास नहीं हुआ था। और इस समय प्राचीन काल में आपको याद रखना है कि कुछ भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने भौगोलिक ज्ञान को बढ़ाया दिया था। तो उसमें से थेल्स, याद रखना है दोस्तों, थेल्स, हेरोडोटस हो गए, इकेटियस हो गए, यानी इकेटियस हो गए, हेरोडोटस हो गए। इकेटियस ने दोस्तों भौगोलिक जो है भौतिक भूगोल यानी भूगोल है उसको क्या किया था, एक व्यवस्थित रूप में प्रदर्शित किया था, जिस कारण इन्हें क्या कहते हैं, भूगोल का जनक कहते हैं। मध्यकाल में दोस्तों नए स्थानों की खोज हुई थी, यानी जब अंग्रेज उपनिवेश स्थापित कर रहे थे उसी समय, जैसे अंग्रेज है ब्रिटेन वासी, वो कहाँ गए थे, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इस प्रकार नए स्थानों की खोज हुई इस मध्यकाल में। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक अन्वेषण काल आया और इसमें क्या हुई, नए स्थानों की खोज हुई। अब देखते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल में दोस्तों, आधुनिक काल का जो श्रेय है, यानी आधुनिक काल के शुरुआत की श्रेय किसे जाता है, तो वो जर्मन विद्वानों को जाता है, यानी जर्मनी के भूगोलवेताओं को जाना जाता है, भूगोलवेताओं को। ये दोस्तों आपको बात याद रख लेनी है। और यानी जो आधुनिक काल की शुरुआत है उसका, आधुनिक काल की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है, जर्मनी के भूगोलवेताओं को। इसके बाद में ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस आदि के भूगोलवेता आ गए थे, बट आधुनिक काल की शुरुआत की श्रेय किसे माना जाता है, जर्मन भूगोलवेताओं को। अब दोस्तों देखते हैं हम कि इसी समय कुछ विचारधाराएं सामने आती है, वो क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 3 विचारधाराएं हमारे सामने आती है, उनकी हम बात करने वाले हैं। यानी 3 विचारधाराएं हैं, वो कौन कौन सी है, देखिए दोस्तों 3 विचारधाराएं हमारे जो सामने आती है वो कौन कौन सी है विचारधाराएं। तो दोस्तों 3 आती है, वो पहली होने वाली है हमारी निश्चयवाद। कौन सी, निश्चयवाद वाद, या इसे क्या बोलते हैं, नियतिवाद। इसे क्या बोलते हैं, नियतिवाद। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमारा आता है नियतिवाद, के बाद में आता है जो है नीतिवाद, उसके बाद है संभववाद, इसके बाद हमारा आता है जो नवनियतिवाद, नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद, निश्चयवाद यानी नवनिश्चयवाद। ठीक है दोस्तों, यानी ये 3 विचारधाराएं हमारे सामने आती है। और निश्चयवाद या नीतिवाद का जनक है वो किसे मान जाता है, वो फ्रेडरिक रेटजेल को, जो कौन से हैं, वो मानव भूगोल के जनक हैं। इन्हें क्या माना जाता है, निश्चयवाद या नीतिवाद के प्रवर्तक या जनक। तो इसमें क्या होता है कि दोस्तों, इसमें क्या देखा जाता है कि इस अवधारणा के अनुसार या इस विचारधारा के अनुसार क्या है, प्रकृति क्या है, शक्तिशाली है, प्रकृति शक्तिशाली है, प्रकृति शक्तिशाली है। यानी इस विचारधारा के लोगों का मानना है कि प्रकृति क्या है, शक्तिशाली है, मानव उसका दास है, मानव को अपनी हद में रहकर प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करने चाहिए। ये निश्चयवाद या नीतिवाद के लोग हैं, जिनमें जो इस विचारधारा का प्रवर्तक किसने किया था, तो जर्मनी के फ्रेडरिक रेटजेल ने किया था। अगर हम संभववाद की देखें तो इसके जो है वो बलांस, यानी उनका पूरा नाम था पोल बिडाल डी ला बलांस, यानी ये थे फ्रांस के, और इन्होंने संभववाद की जो विचारधारा थी उसको दिया था। उनके अनुसार क्या है कि मानव प्रकृति के साथ क्या कर सकता है, वो अपना विकास कर सकता है, यानी प्रकृति में परिवर्तन करके वो क्या कर सकता है, विकास कर सकता है और अनेक तकनीकें वो अपना सकता है। तो इसमें क्या है कि मानव को शक्तिशाली माना गया है, मानव को शक्तिशाली माना गया है, शक्तिशाली माना गया है, मानव शक्तिशाली है। और तीसरी विचारधारा आती है हमारे सामने नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद, जिसे रुको और जाओ क्या कहते हैं, अवधारणा कहते हैं, रुको और जाओ। तो इसका जो
प्रतिपादन है या प्रवर्तक है वो ग्रिफ्थ टेलर है। कौन? ग्रिफ्थ टेलर। ग्रिफ्थ टेलर, ग्रिफ्थ टेलर। और इस विचारधारा का क्या मानना है? इस विचारधारा का मानना है कि मानव क्या है कि मानव को प्रकृति के साथ समन्वय स्थापित करके है वो कार्य करना चाहिए। अगर मानव प्रकृति से खिलवाड़ करेगा तो प्रकृति उसका जवाब उसे देगी। ठीक है दोस्तों, यानी इसमें है कि मानव और प्रकृति, इसमें क्या कहा जा रहा है कि प्रकृति क्या है? शक्तिशाली है। इसमें क्या जा रहा है कि मानव शक्तिशाली है। लेकिन ये तीसरे में क्या कहा जा रहा है कि इसमें कह रहा है कि मानव और प्रकृति को दोनों को समन्वय स्थापित करके है साथ साथ चलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये थी 3 विचारधाराएं और इनको आपको प्रवर्तक क्या रख लेना है या ये विचारधाराएं किसने प्रतिपादन किया था ये याद आप रख लेना। तो निश्चयवाद है वो फ्रेडरिक रेटजेल, साम्यवाद है वो पॉल विडाल डी लावलांस जो फ्रांस के थे, नवनीतिवाद या निश्चयवाद जिसे रुको और जाओ अवधारणा कहते हैं उसका जो प्रतिपादन है वो ग्रिफ्थ टेलर ने किया था। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि 1930 के दशक में 1930 के दशक में है कि मानव भूगोल का विभाजन हो जाता है। मानव भूगोल का विभाजन, भूगोल का विभाजन मानव भूगोल का विभाजन 1930 के दशक में होता है। ये आपको याद रख लेना है। और मानव भूगोल 2 भागों में बढ़ जाता है, एक सांस्कृतिक भूगोल और दूसरा हमारा होता है वो होता है आर्थिक भूगोल। ये आपको याद रख लेना है कि 1930 के दशक में है वो मानव भूगोल का विभाजन हो जाता है और 2 भागों में बढ़ जाता है, सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। इसके बाद में अगर हम बात करें कुछ भूगोलवेताओं के बारे में तो फ्रेडरिक रेटजेल के बारे में आपको याद रख लेना है। फ्रेडरिक रेटजेल, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें मानव भूगोल का जनक कहा जाता है और इनकी पुस्तक है, एक पुस्तक का नाम याद रख लेना है आपको, उसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी इनकी पुस्तक है दोस्तों, याद रख लेना। और इनकी शिष्या का नाम आपसे पूछा जा सकता है। शिष्या का नाम आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या का नाम, तो एलन सैम्पल, जो कहाँ की थी? अमेरिका की थी। और इन्होंने परिभाषा भी दी है जो आप PDF में देख सकेंगे, एलन सैम्पल की परिभाषा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि अब हम बात करेंगे 1970 के दशक में कुछ है वो विचारधाराएं और आती है, वो भी आपको याद रख लेना है। 1970 के दशक में 3 विचारधाराएं आती है, 3 विचारधाराएं सामने आती है। पहली है व्यवहारवाद, मानवतावादी विचारधारा। ये पहली हमारी आती है मानवतावादी विचारधारा। इसके बाद में आती है अमूलवादी विचारधारा, अमूलवादी या जिसे रेडिकल विचारधारा कहते हैं, रेडिकल। और ये आपको याद रखना है कि रेडिकल जो या अमूलवादी विचारधारा है वो मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित थी। मार्क्स के सिद्धांत, जो मार्क्स है उसके सिद्धांत पर आधारित थी। कौन सी? अमूलवादी या रेडिकल विचारधारा। इसके अलावा तीसरा देखते हैं, तीसरी है वो व्यवहारवाद विचारधारा, विचारधारा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में। जितने फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको याद रखने हैं क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि 1970 के दशक में 3 विचारधाराएं आती है। वे कौन कौन सी थी आपको याद रखना है कि मानवतावादी विचारधारा, अमूलवादी विचारधारा जिसे रेडिकल विचारधारा कहते हैं जो मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित थी, तीसरी आती व्यवहारवाद विचारधारा। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।